नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म भीष्म आईएएस में। और आज हम आपके साथ स्टैटिक जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में रचित है। तो ये जो मिलिंद पन्हो है, इसका अगर हम अर्थ देखना चाहें तो मिलिंद पन्हो का सामान्य अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद पन्हो का सामान्य अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न। अगर मिलिंद किसी से प्रश्न पूछेंगे तो कोई ना कोई तो उनके उत्तर देगा। तो जो मिलिंद प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर एक बौद्ध भिक्षु नागसेन देते हैं। एक बौद्ध भिक्षु नागसेन देते हैं और यही मिलिंद के प्रश्न और बौद्ध भिक्षु नागसेन के उत्तर का ही संकलन जो है वो मिलिंद पन्हो में है। यानी मिलिंद के प्रश्न और बौद्ध भिक्षु नागसेन के उत्तरों का संकलन ही इस पुस्तक मिलिंद पन्हो में है। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में रचित है। तो राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में संकलित है। राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में मिलिंद पन्हो संकलित है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। ये जो मिलिंद है, ये मिलिंद शब्द आया है राजा मिनांडर के लिए। राजा मिनांडर के लिए। मिनांडर जो कि एक हिंद यूनानी शासक थे, एक हिंद यूनानी शासक थे। राजा मिनांडर जो थे वो एक हिंद यूनानी शासक थे। अब कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या करता है, ये विदेशी शासकों के आने का क्रम पूछ लेता है। तो ध्यान रखेंगे, इन विदेशी शासकों के भारत में आने का क्रम याद रखने का सबसे आसान तरीका है HSPK। HSPK, H हिंद यूनानी, S शक, P से पल्लव और K से कुषाण। तो जब भी आपसे इन भारतीय विदेशी शासकों के भारत में आने का क्रम पूछा जाए तो बस इसी क्रम में आप उनका उत्तर देंगे। हिंद यूनानी, सबसे पहले हिंद यूनानी आते हैं, उसके बाद शक आते हैं, उसके बाद पल्लव आते हैं और उसके बाद कुषाण आते हैं। यानी सबसे पहले हिंद यूनानी आते हैं और सबसे बाद में कुषाण आते हैं। सबसे पहले हिंद यूनानी आते हैं और सबसे बाद में कुषाण आते हैं। ये क्रम याद रखेंगे क्योंकि ये क्रम भी कई बार पूछ लिया जाता है, या ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन आए थे और सबसे बाद में कौन आए थे। तो ये भी याद रखेंगे, सबसे पहले हिंद यूनानी आते हैं और सबसे बाद में कुषाण आते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो थे जॉन प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे जॉन प्रिंसेप। अब आप ये पूछोगे कि ये अशोक के शिलालेखों को पहली बार कब पढ़ते हैं, तो जॉन प्रिंसेप 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त करते हैं। यानी सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को 1837 में 1837 में पढ़ा जाता है और इसे पढ़ने में सफल होने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो थे जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ना वो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है और भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालय में भी इसका नाम शुमार है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन था तो वो होगा तक्षशिला विश्वविद्यालय। वर्तमान में यह पाकिस्तान में है। वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक थे। तो जरा चौहान वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को देख ले। तो चौहान वंश की स्थापना करते हैं वासुदेव। वासुदेव। यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि चौहान वंश की स्थापना किसने की थी तो आप कहेंगे वासुदेव, संस्थापक। यानी चौहान वंश के संस्थापक जो थे वो वासुदेव थे। वासुदेव के बाद चौहान वंश में एक और राजा होते हैं अजयराज। अजयराज। अजयराज 1113 के आसपास अजमेर की स्थापना करते हैं। अजयराज क्या करते हैं? 1113 के आसपास अजमेर की स्थापना करते हैं। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि अजमेर की स्थापना किसने की थी तो चौहान वंश के शासक अजयराज ने। कब की थी? 1113 में की थी। कब की थी? 1113 में की थी। इसी वंश में अजयराज के बाद जो एक महत्वपूर्ण शासक होते हैं पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता था। पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता था और यह चौहान वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। चौहान वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। तो यही पूछा जा रहा है इस प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध चौहान शासक थे। तो निम्नलिखित में से सबसे प्रमुख जो चौहान शासक थे वो थे पृथ्वीराज तृतीय। कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय सबसे प्रमुख चौहान शासक थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
हमारा अगला प्रश्न है, किताबुल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो किताबुल हिंद पुस्तक के रचयिता थे अल-बरूनी। किताबुल हिंद पुस्तक लिखी अल-बरूनी ने, और अल-बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि अल-बरूनी भारत किसके साथ आए थे? तो अल-बरूनी भारत महमूद गजनवी के साथ आते हैं, और अल-बरूनी ने ही किताबुल हिंद पुस्तक लिखी थी। किताबुल हिंद पुस्तक लिखी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार नाम रिपीट किया जाता है इसका, इसलिए इस नाम को ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर की सेनाओं और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में 1576 में लड़ा जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा जाता है? 1576 में। किसके किसके बीच? अकबर की सेनाओं में और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर इस युद्ध में उपस्थित नहीं था। अकबर महाराणा प्रताप से बहुत ज़्यादा डरता था, और इतना डरता था कि वह खुद इस युद्ध में उपस्थित नहीं था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, जरा कुतुबुद्दीन ऐबक को देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह मोहम्मद गोरी का गुलाम था और गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत जो है वो घोड़े से गिर के चौगान खेलते वक्त हो जाती है, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश अपनी राजधानी दिल्ली को बनाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो दिल्ली। लेकिन वही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो लाहौर। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया, तो लाहौर को बनाया। राइट है, ध्यान रखना इस बात को। और यह भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कैसे हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत है वो घोड़े से गिर के चौगान खेलते वक्त हुई थी। कहाँ हुई थी, लाहौर में हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर का विश्वसनीय सेनापति कौन था? तो मुगल सम्राट अकबर के जो सबसे विश्वसनीय सेनापति थे वो थे मान सिंह। मुगल सम्राट अकबर के जो सबसे विश्वसनीय सेनापति थे मान सिंह। और जो टोडरमल थे ये उनके वित्त मंत्री थे। अकबर के वित्त मंत्री जो थे वो टोडरमल थे, और इन्होंने दहसाला पद्धति की भी शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे, टोडरमल जो थे वो अकबर के वित्त मंत्री थे, और टोडरमल ने ही दहसाला पद्धति की शुरुआत की थी। भूनाप की एक पद्धति थी, लगान की एक पद्धति थी, दहसाला पद्धति, जिसकी शुरुआत टोडरमल ने की थी। बिरबल, बिरबल का वास्तविक नाम बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, ध्यान रखेंगे, महेश दास। बिरबल का वास्तविक नाम जो था वो महेश दास था, और बिरबल जो है वो अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे। तानसेन, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे। तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था, और तानसेन अकबर के संगीतकार थे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, और साथ साथ टोडरमल ने दहसाला पद्धति की भी शुरुआत की थी। मान सिंह अकबर के सबसे विश्वास पात्र सेनापति थे। बिरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, और ये अकबर के सलाहकारों में शामिल थे। तानसेन जो हैं वो अकबर के संगीतज्ञ थे, संगीतकार थे, गाने बजाने वाले थे, और इनका वास्तविक नाम, तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। रामतनु पांडे था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, आंध्र महिला सभा की स्थापना किसने की थी? तो आंध्र महिला सभा की स्थापना दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। आंध्र महिला सभा की स्थापना दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि कब की थी, तो डेट भी ध्यान रखेंगे, 1937 में। आंध्र महिला सभा की स्थापना 1937 में दुर्गाबाई देशमुख ने की थी। किसने की थी? दुर्गाबाई देशमुख ने। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंड मार्तंड है। भारत का पहला जो हिंदी समाचार पत्र है वो उदंड मार्तंड है। इसकी शुरुआत जो है वो जुगल किशोर शुक्ल, जुगल किशोर शुक्ल ने की थी, ठीक है। और ये जो जब प्रारंभ हुआ था तब यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। ऐसा समाचार पत्र था। तो जरा ध्यान रखेंगे बच्चों, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, कौन सा था? तो भारत का पहला जो हिंदी समाचार पत्र था वो था उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड, शुरुआत की थी इसकी जुगल किशोर ने,
इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति का नाम था जुगल किशोर, और जब यह शुरू हुआ था तब यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था, यानी एक सप्ताह में एक बार प्रकाशन हुआ करता था इस समाचार पत्र का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में होती है। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है। कहाँ होती है यह भी ध्यान रखना है, सैन फ्रांसिस्को में होती है, और सरदार सोहन सिंह इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। ध्यान रखेंगे, गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में होती है 1913 में, और सरदार सोहन सिंह इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। सरदार सोहन सिंह इसके पहले अध्यक्ष बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई थी? तो 1857 की प्रभावी जो क्रांति है वो ग्वालियर शहर में समाप्त हुई थी। अब होता क्या है कि रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद इस क्रांति को प्रभावी रूप से समाप्त मान लिया जाता है। छुटपुट विद्रोह एक दो जगह होते रहते हैं, लेकिन उन छुटपुट विद्रोहों को उतना ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। यानी 1857 की जो क्रांति थी उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने निभाई थी, और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में मृत्यु होने के बाद इस युद्ध को प्रभावी रूप से समाप्त मान लिया जाता है, या इस विद्रोह को प्रभावी रूप से समाप्त मान लिया जाता है। तो यहाँ ये पूछा जा रहा है कि 1857 की भारतीय क्रांति प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुई? तो ग्वालियर शहर में समाप्त हुई। किसकी पराजय के बाद? तो रानी लक्ष्मीबाई की पराजय के बाद इस क्रांति को प्रभावी रूप से समाप्त मान लिया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद इस क्रांति को प्रभावी रूप से समाप्त मान लिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भारत में बजट व्यवस्था का प्रारंभ लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है। भारत में बजट व्यवस्था का जो प्रारंभ होता है वो लॉर्ड कैनिंग के समय होता है। 1857 के विद्रोह के फलस्वरूप जो अर्थव्यवस्था थी, भारतीय अर्थव्यवस्था, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति भी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन लेकर ब्रिटिश क्राउन को दिया जाता है, और ब्रिटिश क्राउन भारत में अर्थव्यवस्था की स्थिति को सही करने के लिए या आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए पहली बार बजट पेश करती है। तो भारत में पहली बार बजट 1860 में पेश किया जाता है। भारत में पहली बार बजट जो है 1860 में पेश किया जाता है, और कौन पेश करते हैं? तो जेम्स विल्सन। जरा ध्यान रखेंगे, तो भारत में पहली बार 1860 में बजट पेश किया जाता है। भारत में पहली बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे जेम्स विल्सन, और उस समय भारत के गवर्नर थे कैनिंग, वायसराय थे, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया जाता है, और भारत में गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाता है, यानी वायसराय कर दिया जाता है। तो उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो जेम्स विल्सन ने किया। कब किया? 1860 में किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, परमादेश रिट का क्या तात्पर्य है? तो आपको पता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है वो 5 तरह के रिट जारी करता है। उन्हीं में से एक रिट है परमादेश। उसी में से एक रिट है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। परमादेश का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, और ऐसा सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों या किसी सार्वजनिक संस्था या किसी सार्वजनिक व्यक्ति को यह आदेश देता है कि वो अपने कर्तव्य का सही से पालन करे। ध्यान देंगे, परमादेश रिट का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों को या किसी सार्वजनिक संस्था या किसी सार्वजनिक व्यक्ति को यह आदेश देने के लिए करता है कि वह अपने कर्तव्य का सही से पालन करे। और अगर इसका अर्थ पूछे कि परमादेश रिट का अर्थ क्या होता है, तो परमादेश रिट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर। परमादेश का अर्थ होगा हम आदेश देते हैं, वी ऑर्डर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रीय मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो 2005 में आरटीआई एक्ट पास होता है। आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास होता है, और इस इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भारत में एक मुख्य सूचना आयुक्त का पद सृजित होता है, और भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बनते हैं वजाहत हबीबुल्ला। भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जाता है वजाहत हबीबुल्ला को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है वो व्यक्तियों पर या नागरिकों पर लागू होते हैं। तो यही पूछा जा रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस पर लागू होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य व्यक्तियों पर लागू होते हैं। मौलिक कर्तव्य को लागू करने के लिए एक समिति बनी थी, इसका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था। यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है वो संयुक्त सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। किसके संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ, यूएसएसआर, यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। यह भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। किस संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के तहत। किस आर्टिकल में जोड़ा गया? तो 51A, 51A के तहत इसे जोड़ा गया है, या अगर भाग पूछा जाए तो भाग 4A। भारतीय संविधान के भाग 4A में, अनुच्छेद 51A में, और सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। 1976 के तहत 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर जोड़ा गया। उस समय सरकार किसकी थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी। सरकार भी ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। इनकी संख्या भी कई बार पूछ ली जाती है। तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वर्तमान में 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वो वर्तमान में 11 है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो वर्तमान में भारतीय राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 है, 245। तो भारत में वर्तमान में राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या 245 हो सकती है। कितनी हो सकती है? तो 245 हो सकती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा, और लोकसभा का उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। आपस में एक दूसरे को देते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, और भारत के प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के साथ साथ ही मंत्रिमंडल का भी त्यागपत्र समझा जाता है, यानी सरकार गिर जाती है। उसके बाद देखते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। एक बार फिर से ध्यान देंगे, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है भारत के उपराष्ट्रपति को देगा। भारत का प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, और भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। तो हमारा प्रश्न है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद की संयुक्त बैठक को बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद का संयुक्त बैठक किस अधिवेशन के अंतर्गत बुलाया जाता है? किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? तो संसद की संयुक्त बैठक को आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। संसद की संयुक्त बैठक को अनुच्छेद संख्या 108 के तहत 108 के तहत बुलाया जाता है। संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है, और संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है
कि किसी सदन के सत्रावसान, सत्रावसान का मतलब होता है उस सदन का खत्म होना, यानी किसी सदन के सत्रावसान और एक नए सत्र के पुनः समावेशित, यानी एक बार फिर से सत्र के शुरू होने के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है? तो एक सत्र के समाप्त होने और दूसरे सत्र के शुरू होने के बीच की अवधि को सत्र का अवकाश काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सत्र का अवकाश काल या रिसेस कहा जाता है। एक बार फिर से देखेंगे, किसी सदन के सत्रावसान और एक नए सत्र के उसके पुनः समावेशित होने के बीच की अवधि को सदन का अवकाश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदन का अवकाश कहा जाता है। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।